ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतर्गत आज हम अन्योन्य प्रेरण पर बात करेंगे और अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में समझेंगे। अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन जिसको हम कहते हैं, वास्तव में क्या होता है कि दो कुंडलियां होती है या यूं कहें कि दो परिपथ होते हैं और एक परिपथ में हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं और दूसरे परिपथ में प्रेरित धारा आ जाती है, या एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा का आना अन्योन्य प्रेरण है। इसे आइए हम थोड़ा चित्र और अन्य तरीकों से समझते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए तो हमने इस तरीके से एक चित्रानुसार परिपथ को तैयार किया है। इसमें देख लीजिए, एक धारा नियंत्रक है, बैटरी है, कुंजी है और ये एक कुंडली जिसको हमने नाम दिया है प्राथमिक कुंडली, और उसके पास में यहाँ इस तरीके से एक द्वितीय कुंडली का परिपथ है जिसमें एक धारामापी लगा है। अब क्या होता है कि जब हम प्राथमिक कुंडली एक में, ये हमारी जो कुंडली एक है और ये कुंडली हमारी दो है, तो इस प्राथमिक कुंडली एक में जब हम धारा का मान बढ़ाते हैं, धारा का मान इंक्रीज करते हैं, तो जो दूसरी कुंडली है जिसको हमने द्वितीय कुंडली कहा है, उससे बद्ध फ्लक्स के मान में या उससे जो लिंक्ड फ्लक्स होता है उसके मान में परिवर्तन होता है, मतलब वृद्धि होती है। यहाँ धारा का मान बढ़ाते हैं और यहाँ जो है वो फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है। मतलब आपने कुंडली एक में धारा का मान बढ़ाया और कुंडली दो में, मतलब द्वितीय कुंडली में जो है फ्लक्स के मान में क्या हुई, वृद्धि हुई, और उसमें जो ये मुख्य धारा इसमें जो बह रही है उसके विपरीत, जैसे मुख्य धारा देखिए इस तरीके से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो इसके जो विपरीत जो है उसके अंदर ये मुख्य धारा इस तरीके से, ये इसके विपरीत इस तरीके से प्रेरित धारा बहने लगेगी और इस धारामापी में इस तरीके से ये क्षणिक बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए एक विक्षेप होगा। अगर हम दूसरी बार देखें और यदि हम इस दाब कुंजी को छोड़ देते हैं, मतलब क्या कर दें कि प्राथमिक कुंडली जो आपकी है इसमें एकाएक धारा का मान अधिकतम से शून्य हो जाएगा, ऐसे में है ना, जो धारा यहाँ अधिकतम चल रही थी, अब आपने दाब कुंजी को जो है छोड़ दिया तो क्या होगा, धारा का मान अधिकतम से एकदम क्या होगा, शून्य होगा। और ऐसा होने पर भी द्वितीय कुंडली में फिर से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, मतलब उसमें जो लिंक्ड फ्लक्स है उस फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। इस बार उसके मान में कमी होगी और इसमें फिर से क्या होगा, प्रेरित धारा बहने लगेगी। तो इस तरीके से हमने ये बात समझी कि जब किसी बंद विद्युत परिपथ या कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, चाहे वो धारा बढ़ा दें चाहे वो धारा घटा दें, तो जो पास में रखी हुई दूसरी कुंडली है अगर उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उस दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगेगी। ये घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। मतलब हमने ये समझा कि जब भी किसी बंद विद्युत परिपथ या कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होगा, जैसा कि यहाँ पर देखिए चित्र ए और बी दोनों में, यहाँ ये प्राथमिक कुंडली जो है इसमें बहने वाली धारा के मान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, यहाँ धारा बढ़ी, यहाँ धारा घटी, तो जो पास में रखी हुई दूसरी कुंडली है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घटेगा, और इसके कारण जो फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है इसके कारण इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा दोनों बार, और दोनों बार दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहेगी। हालांकि लेंज के नियम से हमें पता है कि वो धारा की जो दिशा है उसका निर्धारण लेंज के नियम से होगा, पर प्रेरित धारा बहने लगेगी। तो ये जो घटना है इसको हम कहेंगे अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। आइए थोड़ा और देखते हैं इसको। तो हमने कहा कि यदि पास पास में दो चालक कुंडलियां रखी है और कुंडली एक को हमने नाम दिया है प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, और कुंडली दो को हमने नाम दिया है द्वितीय कुंडली, सेकेंडरी कॉइल, और यदि आप प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये जो द्वितीय कुंडली है
इसमें चुंबकीय फ्लक्स जो है वो बद्ध हो जाता है, मतलब लिंक्ड हो जाता है। मतलब धारा इसमें प्रवाहित करते हैं और चुंबकीय फ्लक्स इससे बद्ध होता है। ठीक है, अब चुंबकीय फ्लक्स तो इससे बद्ध हो गया। अब अगर इसमें धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो इससे बद्ध फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा, है ना, और इससे इस द्वितीय कुंडली में क्या बहने लगेगी, प्रेरित धारा बहने लगेगी। यही हम कहते हैं क्या है, अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन है। तो चलिए प्राथमिक कुंडली में मान लेते हैं हम N1 है फेरों की संख्या, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, N2 है। ठीक है, तो अब डेफिनेटली ये तो हमें तय हो गया कि यहाँ हम धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं और इसमें बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो डेफिनेटली जो ये द्वितीय कुंडली से बद्ध जो फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है वो प्राथमिक कुंडली में धारा के क्या हो रहा है, अनुक्रमानुपाती होगा। तो ऐसे में मान लीजिए सपोज प्राथमिक कुंडली में हम I1 धारा भेज रहे हैं तो, और द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स φ2 हो। एक्चुअली धारा को हम I से व्यक्त करते हैं, तो चूंकि हम प्राथमिक कुंडली में भेज रहे हैं धारा, तो इसका नाम हम दे देते हैं I1। और द्वितीय कुंडली से लिंक्ड या बद्ध फ्लक्स है तो उसको चूंकि फ्लक्स को हम φ से व्यक्त करते हैं तो द्वितीय कुंडली से बद्ध, इसलिए इसको हम φ2 कह देंगे। तो प्राथमिक कुंडली में जब हम I1 धारा प्रवाहित करें और द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स अगर φ2 हो तो आपका जो ये N5 इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि φ इज प्रोपोर्शनल टू I। देखिए यहाँ देखिए, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ φ2 जो है ये द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स है और ये अनुक्रमानुपाती होगा प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के। अब द्वितीय कुंडली में चूंकि टर्न्स की संख्या N2 है, जैसा कि हमने पहले ही कहा है, तो ये चूंकि एक टर्न के लिए तो φ2 अनुक्रमानुपाती I1 है, लेकिन अगर वो सारे के सारे टर्न्स आप टर्न ले रहे हैं तो वो फिर N2 φ2 अनुक्रमानुपाती आपको I1 लिखना है। अब क्या होगा, यहाँ अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो फिर बराबर लगा दीजिएगा, है ना। ये जो आप अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ बराबर का साइन लगा के कांस्टेंट लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा N2 φ2 इजिकल टू MI1। और अगर यही आप एक फेरे के लिए लेते हैं तो N2 की जगह 1 लिख दीजिएगा, तो φ2 बराबर हो जाएगा MI1। तो यहाँ जो ये M है ये एक नियतांक है और इसी को हम बोलते हैं दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। एक्चुअली क्या है, अब इसकी अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहें तो I1 को 1 कर दीजिए। मतलब प्राथमिक कुंडली में अगर आप एकांक धारा प्रवाहित कर दें तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो φ2 का मान M के बराबर हो जाएगा। तो मतलब प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा पर द्वितीय कुंडली में जो बद्ध कुल फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को जो है हम कह सकते हैं किसके बराबर, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर। और इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो देखिए फाई निकालिए तो आप फाई अपन आई कर दीजिए तो एम हो जाएगा। तो फाई मतलब ये आपका हो गया वेबर और आई बटा में आया तो ये हुआ एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर जिसको आप कहेंगे हेनरी। तो इसका जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो अन्योन्य प्रेरकत्व का लें चाहे स्वप्रेरकत्व का लें, दोनों का ही क्या होता है, हेनरी होता है। तो इस तरीके से हमने ये जो आपका अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक है इसके बारे में बात की, इस कैपिटल एम के बारे में। जब स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के बारे में बोलते हैं तब यहाँ कैपिटल एल लिखते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करें तो फिर क्या होगा। अगर ऐसा करते हैं धारा के मान में परिवर्तन तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल आएगा। और फेराडे का जो नियम है वो कहता है कि जो द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होगा, ऐसी स्थिति में मतलब जो भी द्वितीय कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर है ना। क्योंकि देखिए बात तो वही है कि यहाँ आपने धारा के मान में परिवर्तन किया था और उसके बाद यहाँ जो है बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। तो ये जो फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ है और इसी के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, तो ये जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। और ये दोनों ही 2 में हुआ है। 1 में क्या हुआ है, 1 में तो केवल I1 गई है, मतलब I1 में चेंज हुआ है, बाकी सब काम 2 में हुआ है। तो ये जो विद्युत वाहक बल है ये भी 2 का है, फ्लक्स भी ये 2 का है टाइम के साथ, ठीक है। तो E2 बराबर -d∅2/dt। अब आप यहाँ से वो जो अच्छा एक और बात देख लीजिए, ये ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है कि ये जो माइनस साइन है बता रहा है कि द्वितीय कुंडली का ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आया है E2,
ये प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। और ये कुल मिलाकर वही बात हुई कि फ्लक्स में परिवर्तन का भी क्या करेगा, विरोध करेगा। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है। तो धारा के मान में परिवर्तन का भी विरोध होता है और फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन का विरोध होता है। अब चूंकि φ2 = क्या हो गया, mi1, यह भी आपने निकाला हुआ है, तो यहाँ रख दीजिए इसको। तो E2 बराबर आपका बन जाएगा, देखिए -g/dt, और φ2 के प्लेस पर हो जाएगा mi1। m को आगे ले लीजिए, तो E2 बराबर हो जाएगा आपका -m/di1/dt। देखिए ये प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर है, ये di1/dt। i1 तो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है ना, तो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर हो गई di1/dt, और द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर हो गई dφ2/dt। और दोनों ही किसके बराबर है, द्वितीयक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल के। यहाँ इस तरीके से बराबर बराबर लगभग आ रहे हैं। यहाँ पर कांस्टेंट m उसके मल्टीप्लिकेशन में है, और यहाँ ये इस तरीके से है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर हमें जो बात समझ में आई वो ये है कि प्राथमिक कुंडली के अंदर जब हम धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा बहेगी। तो ऐसे में यह हुआ कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो द्वितीय कुंडली में है, और वो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और यहां हमने ये समझा कि ये सारा जो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में हो रहा है, तो प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में हो रहा है, मतलब ये अन्योन्य प्रेरण है कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया और द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा आई, मतलब ये अन्योन्य प्रेरण हुआ। चलिए अब हम अगर इस अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैपिटल M को किसी और तरीके से अगर परिभाषित कर पाएँ, तो आप di1/dt को 1 कर दीजिए। मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर यदि इकाई हो जाए di1/dt, ये जो धारा परिवर्तन की दर है इसको इकाई कर देते हैं आप प्राथमिक कुंडली में, तो E2 का मान -m के बराबर हो जाएगा। मतलब ये जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व है, ये द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल आया है उसके आंकिक मान के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो प्राथमिक कुंडली में यदि धारा परिवर्तन की दर इकाई हो, तो जो दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व होगा वो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और एक और ख़ास बात हम देखेंगे कि जो हमारा अन्योन्य प्रेरकत्व है या स्वप्रेरकत्व है, दोनों का ही SI पद्धति में मात्रक हेनरी होता है, और दोनों का ही विमी सूत्र ml² T-2 A-2 होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।